डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोसेट, लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा। थोड़ा सा मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ और बता देता हूँ हम लोग कहाँ चल रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक का सिलेबस डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। देखो भाई, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम लोग अभी चल रहे हैं, ओके। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैं आपको दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। कौन कौन से भाई? लॉजिक और दूसरा कॉम्बिनेटोरिक्स, ओके। और उसके बाद हम लोग अब फिलहाल सेट थ्योरी में चल रहे हैं, है ना। सेट थ्योरी में मैंने आपको बताया था हम लोगों को 4 पार्ट स्टडी करने हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट वाज योर इंट्रोडक्शन टू सेट्स, जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, है ना। सेट्स, पावर सेट्स एंड सो ऑन, सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। आप प्लीज मेरे सेट थ्योरी के प्लेलिस्ट की वीडियोस देखो, वहां पे समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने देखा था अभी रिलेशंस के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सो ऑन, वो सभी मैंने पढ़ा दिया। प्लीज चेक कर लेना सेट थ्योरी के प्लेलिस्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था फंक्शंस। फंक्शंस भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, 1 1 ऑन 2 एंड सो ऑन, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। ये सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में सब कुछ है, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ी है जी ग्रुप थ्योरी, ओके। ग्रुप थ्योरी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लीज वो चेक करो, मैंने वहां पे सब कुछ ग्रुप थ्योरी का डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। अच्छा, अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक सेट थ्योरी का बचता है वो हम लोग अब स्टडी करेंगे, दैट इज पोसेट, लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। पोसेट, लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये हमारा बस छोटा सा टॉपिक रहता है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी सेट थ्योरी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे ग्राफ थ्योरी पे, ठीक है। और वैसे तो हमने ग्राफ थ्योरी पढ़नी थी, इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना था, बट मेरे पास काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही कंप्लीट कराओ, एटलीस्ट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी तो हमारी हो जाए, मतलब रैंडम वेरिएबल्स वगैरह वो सब बाद में देख लेंगे, बट एटलीस्ट ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, बेस थ्योरम होती है, वो सब कुछ एटलीस्ट मैं करा दूं, क्योंकि उन प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये बहुत जगह यूज होने हैं, है ना। लगभग पूरी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, गेट एग्जाम में आप चेक करेंगे उसमें यूज होता है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज होता है। तो वो सब चीजें भी ठीक है, मैं आपको इसी में ही करा दूंगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही करा दूंगा, ठीक है। तो टोटल हमें 5 पार्ट्स करने हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। द वेरी फर्स्ट पार्ट लॉजिक ऑलरेडी कंप्लीटेड, सेकंड कॉम्बिनेटोरिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, थर्ड पार्ट पे हम लोग अब चल रहे हैं, और फिर बस ये फोर्थ और फिफ्थ, ये छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। जो मेन, जो मतलब ये मान लो जो 70% डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी सेट थ्योरी होने के बाद। उसके बाद बस 30% ही रह जाएगी, ज्यादा कोई खास रहेगा नहीं, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। अच्छा, पोसेट, लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा, तो ये टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग, ओके। और बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ आप प्लीज उसी सीक्वेंस में मेरे वीडियोस को देखो। ऐसे जबरदस्ती का बीच में से कोई टॉपिक उठा लिया, पढ़ लिया, उससे कोई खास बात बनेगी नहीं। तो मेरी काइंड सजेशन है भाई, लॉजिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कॉम्बिनेटोरिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, सेट में इंट्रोडक्शन टू सेट्स मतलब पावर सेट्स, ये सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए, रिलेशन, फंक्शन, ग्रुप थ्योरी, सब कुछ आपको आना चाहिए। उसके बाद आप इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करना, अदरवाइज भाई कोई फायदा नहीं होगा। मैं चीजें बहुत ज्यादा मिक्स करा के पढ़ाऊंगा आपको शायद डिफिकल्ट लग सकती है, शायद आपको दिक्कत भी आ सकती है, बट मैं चलाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, है ना, और चीजों को लिंकिंग कराऊंगा। तो इंजॉय आप तभी कर पाएंगे, इस सब्जेक्ट का जो फील है वो फील आपको तभी आ पाएगा जब आपको ये सब टॉपिक्स आते होंगे, है ना, क्योंकि इन्हीं सब टॉपिक्स के साथ मैं इसको लिंक कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि हमको नया बात नहीं कर रहे, जो कुछ आता है मैं उसी से सब कुछ आपको लिंक करा दूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल वे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बेटर है भाई ये सब टॉपिक्स आप अच्छे से पहले कर लो, है ना। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, लॉजिक का तो भाई पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस में यूज है ही है, क्योंकि पूरी कंप्यूटर साइंस है ही पूरे लॉजिक पे बेस, है ना। तो अगर आपको लॉजिक नहीं आता तो भाई मान के चलो भाई, आपको फिलहाल कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं आता, मान के चलना ये चीज है ना। तो प्लीज 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 मैं बहुत बार आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉजिक की प्लेलिस्ट मेरी पहले बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल वे से अच्छे से पढ़ लो, नोट्स अच्छे से बना लो, उसके बाद कोई और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट उठाना, अदरवाइज उठाने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं ना कहीं जरूर फंस जाओगे, है ना। आप देख रहे हो टीओसी में आजकल चला रहा हूं, तो टीओसी में भी देख रहे हो कितना लॉजिक का यूज हो रहा है, लगभग हर सब्जेक्ट में यूज होगा भाई। किसी बिल्कुल बेसिक बात है भाई, कोई थ्योरम है आपके सामने किसी भी सब्जेक्ट की, प्रूव कैसे करोगे भाई? ऑब्वियसली लॉजिक के स्टेप्स ही लगाओगे, है ना। बिना लॉजिक के तो कुछ है ही नहीं, पूरी कंप्यूटर साइंस ही पूरी लॉजिक पे बेस्ड है, आपको पता है। तो प्लीज मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, इसको अच्छे से देखना भाई, ठीक है। उसके बाद इन सब चीजों पे आना, क्योंकि वही बात है, जहां डेफिनेशंस आएंगी पोसेट, लैटिस, बूलियन अलजेब्रा में, है ना, जहां जहां डेफिनेशंस वाली बातें आएंगी, लीस्ट अपर बाउंड बताओ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ, है ना, तो वो सब चीजें मैं हर बार मतलब जितनी भी डेफिनेशन मैं दिखाऊंगा, लगभग हर डेफिनेशन में मैं लॉजिक का यूज करता हूं, आपको पता है ना। मैं सिंपली इंग्लिश में कोई लिखने में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, बुक्स में आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, टीचर्स भी बहुत सारे इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, मतलब डेफिनेशन बता देते हैं एंड सो ऑन, बट मैं लॉजिक स्टाइल में डेफिनेशन को लिखता हूं, ताकि आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। जैसे मैंने लिखा कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C
implies A related to C, है ना। ये किसकी डेफिनेशन है भाई, आपको देखते याद आ रही होगी, ट्रांसिटिविटी की डेफिनेशन है ना, ट्रांसिटिव रिलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो मैं इंग्लिश में इतना बिलीव नहीं करता भाई, इंग्लिश में मतलब वही बात है, एम्बिगुअस है ना। मैं बोलूंगा कुछ, आपको समझ कुछ आएगा, बट अगर मैंने लॉजिक स्टाइल में लिखा तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको कभी डाउट नहीं आएगा ऐसे चीजों में, है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट करेगा ही करेगा सी से, मतलब इन द सेंस दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो गया तो ए रिलेट करे सी से ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद आ रहा है ना, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा फील दे रहा हूँ कि लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लॉजिक अगर आपने देख लिया तो बिल्कुल अनएम्बिगुअस वे में हम चीजों को लिखेंगे, और यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स इतनी ब्यूटीफुल लगती इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल अनएम्बिगुअस वे में बिल्कुल पिन पॉइंट नॉलेज आपको देके जाएगी, बिल्कुल भी कहीं कोई डायलेमा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। जैसे कोई याद आ रहा है ना आप लोगों को, जैसे मैं बोलता था कि ये ट्रू है तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा ना, लॉजिक मैंने सब बता रखा है आपको। तो मतलब ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट करेगा सी से, है ना। बट वही बात है, अगर ये चीज फॉल्स होगी तो ए रिलेट करे सी से ना करे, इट हार्डली मैटर्स टू मी, है ना। मतलब अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, या देखो जैसे ये फॉल्स कब होगा भाई, या तो ये फॉल्स हो या ये फॉल्स हो, दोनों फॉल्स हो। मतलब ए रिलेट नहीं कर रहा है बी से बट बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट सी से कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, एंड सो ऑन। तो वही सब है चीज, मैंने आपको प्लीज ऑलरेडी बता रखी है, मैं चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा, या तो बेसिक मेरे को सिंपल सिलेबस डिस्कस करना है, बट हम लोग बहुत आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक आउट ऑफ द टॉपिक एक्चुअली मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल एक बेसिक सा फील दे सकूं कि लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लो, है ना, प्लीज इसको मिस मत करना भाई, ये चीजें बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से ही मैं यहाँ पोसेट लैटिस और बूलियन अलजेब्रा के टॉपिक में आपके साथ इसी स्टाइल से ही डेफिनेशंस लिखूंगा। तो वही बात, अगर आपको लॉजिक नहीं आता तो फिर मेरे डेफिनेशंस को आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना। और ये लॉजिक स्टाइल से जो लिखता हूँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो मैंने इतना कुछ बोल दिया था, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, ये डेफिनेशन बोलते ही मैं भाग जाऊं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली कहने की कोशिश क्या कर रहा है ना। यही सबसे बड़ी ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, ठीक है। चलो ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैं इस चीज को हटा लेता हूं और पोसेट लैटिस और बूलियन अलजेब्रा का प्रॉपर चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है उसका मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, हाँ जी। तो अब देखो भाई, इस सिलेबस में हमने क्या क्या देखना है। तो टोटल हमें 11 टॉपिक्स देखने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। एक एक करके मैं लिखता हूं, थोड़ा थोड़ा बेसिक से आपको इनके बारे में बताता चला जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। ओके, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल बी योर इंट्रोडक्शन टू पोसेट्स। द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल बी इंट्रोडक्शन टू पोसेट्स, इंट्रोडक्शन टू पोसेट्स। ओके, इसमें मैं आपको बताऊंगा पोसेट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, है ना, मतलब इनकी डेफिनेशन दूंगा मैं आपको, है ना, और कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ओके, मैं इसको वही बात है ग्रुप थ्योरी के साथ लिंक करता चला जाऊंगा तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, नहीं तो वही बात है शायद आप लोग फंस सकते हैं, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन भी मैं ग्रुप थ्योरी से ही अच्छे से लिंक करा के दिखाता हूं आपको। देखो पहले मेरे को रिवाइज करो फटाफट से, जी कॉमा स्टार, ये हमारा कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या कहता था भाई, अगर ये हमारे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है अगर, मतलब इन द सेंस बाइनरी ऑपरेशन याद है ना आपको, मतलब स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, है ना। अगर ये एक फंक्शन है तो हम डायरेक्टली क्या कहते थे भाई, एक किस्म से क्लोज वाली बात आ गई। क्लोज वाली बात आ गई तो हम पहली प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो जाती थी, दैट मींस क्लोज, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती थी भाई, सेकंड हमारी होती थी एसोसिएटिविटी, है ना। अच्छा प्लीज ये चीजें ना आपको बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ये सब चीजें तो हमें ऑलरेडी आती हैं, ग्रुप में हमने पढ़ रखी हैं। देखो भाई मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे को लिखना अच्छा नहीं लगता, आप मेरी राइटिंग से जज कर सकते हैं, बट स्टिल मैं अपने दिल पे पत्थर रख के सब कुछ लिख रहा हूं ताकि आप लोग लिखें। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, जितनी बार आप चीजों को लिखोगे उतनी बार उतनी अच्छे से आपको चीजें याद हो जाएंगी। सारा कुछ क्लास में ही सीख के जाओ, मैं आपको हमेशा बताता हूं। तो बिल्कुल वही आदत अपनी बना लो अच्छे से, सबका सब कुछ जितना जो कुछ है क्लास में इतना अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से सब कुछ लिख लो कि उसके बाद आपको दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ मन में फिट हो जाए, ठीक है। मैं बार बार एग्जांपल देके भी आपको समझाता रहता हूँ। 2 + 2 = 4 ये आप कभी नहीं बोलते, ना ही लाइफ टाइम कभी बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, आपने बहुत बार लिख लिया, बहुत बार पढ़ लिया, बहुत बार उसको कर लिया, है ना। तो वही चीज यहाँ है भाई, है ना। ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, रादर पहले भी मैंने आपको काफी बार बताया है कि आज पढ़ी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हफ्ता 2 हफ्ता आपको याद रहेगी, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। बेटर है कि चीजों से आप बार बार लिखते रहो, है ना, बार बार लिखते रहो, उससे ज्यादा अच्छी कोई बात ही नहीं है। माइंड में एकदम चीजें फिट रहेंगी, नहीं तो वही बात है भाई आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, बेटर है लिखते रहो, है ना। और मेरे पास काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम अलग अलग पेन यूज करते हैं, है ना, हाइलाइटर यूज करते हैं, ऐसे हाईलाइट करते रहते हैं ना नोट्स को बैठे बैठे। मैं देखता हूँ बहुत स्टूडेंट्स को, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो देखता था अलग अलग पेन यूज कर लिए, फिर बॉक्स में बंद कर लिया, है ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने आज तक लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया, आज तक
इतना मतलब ये लगा लो इतने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने आज तक कभी अलग अलग पेन यूज नहीं करे हैं, है ना, कोई बक्से नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, ऐसे हाईलाइटर यूज कुछ नहीं किया भाई आज तक। मैंने ध्यान कहाँ लगाया है, एक बार तो नोट्स बनाने में अच्छे से, ताकि अलग अलग पेन लगाऊंगा, टाइम पास करूंगा, बेटर है एक बार नोट्स लिख लूं, उसके बाद दोबारा से मैं कोशिश करता था चीजों को लिख लिख के याद करने की, है ना, लिखने से चीजें होगी भाई, ऐसे ब्यूटीफुल नोट्स बना के हाईलाइटर यूज करके कुछ नहीं होगा भाई। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मजबूती ना धीरे धीरे आती है, एकदम से मजबूती कभी नहीं आनी चाहिए। मजबूती इन द सेंस आपने क्रिस्टल क्लियर कर लिया, अगर आपको एक ही बारी में आपने कंसेप्ट पढ़ा, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया, उसको अच्छे से लिख भी लिया, नोट्स ब्यूटीफुल बना लिए, लेकिन क्या गारंटी है कि वो आपको याद रहेगा? आज नहीं तो कल आप उसको भूल जाओगे, रादर बहुत जल्दी भूल जाओगे, है ना, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ धीरे धीरे आपके अंदर लोड आता जा रहा है ना, नए नए सब पढ़ते जा रहे हो, फिर वही बात है, आगे आगे आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला सारा भूलते जा रहे हो। जनरली होता है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ। तो कारण यही है भाई, एक बार अगर आपने बहुत अच्छे से चीजों को ग्रैस्प कर लिया, है ना, और उसके बाद नोट्स बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बना लिए, उसके बाद आपको उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा। मेरे को स्टूडेंट्स आके बताते थे कि सर हमने इतने ब्यूटीफुल नोट्स बनाए, इतना कुछ किया, अब उनको हमारे को देखने का भी मन नहीं करता, इतनी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। तो क्यों आप ऐसे काम करते हो भाई, है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो। मतलब इन द सेंस एक बार आपने नोट्स बना लिए, आराम आराम से उसको लिख लिया है, उसके बाद आप दोबारा उसको कुछ न पढ़ो और उसको कुछ इंप्रोवाइज करो, उसमें कुछ और नई चीज ऐड करने की कोशिश करो, वो अलग पेन से कर लो बेशक से, है ना। फिर थर्ड टाइम आप पढ़ रहे हो तो कुछ और नई चीज आपके माइंड में आ रही है, आप उस और नई चीज को लिख लो। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को बिल्ड करो, है ना। एकदम ऐसे मत करो कि फर्स्ट टाइम में सारा कुछ मैं अच्छे से कर लूं, है ना, और बहुत टाइम लगा दूं, उसके बाद फिर आपको याद ही नहीं आएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना है भाई, नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट वे आउट क्या है, पहले रफ बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे उसको फेयर करने की कोशिश करो, और नई नई बातें आ रही है उसको और अच्छा करो, फिर और अच्छा करो, फिर और अच्छा करो, ऐसे ऐसे करके इंप्रोवाइज करो। ये नहीं कि एक बारी में सारा अच्छे से बना दिए, बॉक्सेस बना लिए, अलग अलग पेन यूज कर लिए, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं भाई आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी। ज्यादा से कितनी बार पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद तो फ्रस्ट्रेशन आनी आनी है, देखने का भी मन नहीं करेगा, खोलोगे भी नहीं उस किताब को। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आपने बना लिए नोट्स, 3 से 4 बार तो शायद मुझे लगता है कि आप अपने मन से देखोगे, उसके बाद तो खोलोगे भी नहीं, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, सब कुछ तो मेरे को आता है लेकिन आज तक कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ आप भूले बैठे होंगे, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करेगा उसको खोलने का। बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने नोट्स अच्छे से नहीं बना रखे हैं, थोड़ा रफ तरीके से बना रखे हैं, तो एक बार आप पढ़ोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे उसको पढ़ने में, देखने में, अच्छा ठीक है शायद मैंने ये लिखा था, फिर उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करोगे। एंगेज, मेन चीज है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, यू शुड बी एंगेज्ड, उसमें कुछ लिखो, उसको कुछ करो। लेकिन अगर आपने सब कुछ पहले इतना ब्यूटीफुल तरीके से बना रखा है, तो नॉवल बन गई वो, फिर नॉवल पढ़ने वाली बात और नोट्स पढ़ने वाली बात बराबर हो जाएगी, तो फिर दिमाग कहां चला आपका? पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, आगे पढ़ते जाओगे, पीछे वाला भूलते चले जाओगे। 10-15 पेजेस आपने पढ़ दिए, 5-10-15 पेज पे आने के, 15 पेज पे आने के बाद आपको फर्स्ट पेज पे क्या था आपको याद ही नहीं आएगा, तो फायदा क्या हुआ ऐसे पढ़ने का और इतने अच्छे ब्यूटीफुल नोट्स बनाने का, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अब आओ वापस अपनी बात पे, ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, समझ पा रहे हो। एक बार लिखना मैंने बहुत बार पढ़ाया है भैया, आपको ग्रुप की डेफिनेशन कितनी बार पढ़ा दी है, इतने गेट के क्वेश्चन कराए, वहां बताई, शुरू में बताई, बट स्टिल मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप लोग दोबारा लिखो। जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा चीजें याद होंगी, लिखते जाओ, जितनी देर बोल रहे हो उतने लिखने में लगाओ, है ना, अच्छे से प्लीज। हाँ जी, क्लोज वाली बात होगी, एसोसिएटिव सेकंड प्रॉपर्टी होगी, थर्ड हमारे को आइडेंटिटी चाहिए होती थी, फोर्थ हमारे को इनवर्स चाहिए होता था। सब कुछ अगर है हमारे पास तो हम क्या देते भाई ग्रुप है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, वही बात है, जी क्या होता था याद है ना आपको, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। जी क्या होता था भाई, नॉन एम्प्टी सेट, और स्टार हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन होता था। बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो क्लोज वाली बात डायरेक्टली अपने आप से आ गई। फिर नेक्स्ट एसोसिएटिविटी देखते थे, फिर आइडेंटिटी देखते थे, फिर इनवर्स देखा करते थे। तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। वही चीज इसी तरीके से ही हम लोग आपको यहाँ डेफिनेशन पढ़ाएंगे। देखो भाई, पोस्ट सेट की डेफिनेशन देखो, बहुत सिंपल है। हम क्या कहेंगे भाई, हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट एस है, ठीक है, एस मान लो, ए मान लो, जो आपका मन करे, वो कुछ भी, इसमें कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा भाई, काम में सब कुछ रखा है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है जी। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एस है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट एस, नॉन एम्प्टी सेट, और साथ साथ एक रिलेशन हमारे को गिवन है, ठीक है। और ये रिलेशन कैसी है अभी, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन दिस सेट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन एस, इस सेट एस पे एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो इस चीज को, ये जो हमने बनाया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, पोस्ट सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। क्यों कहते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड, मैं आगे बात करूंगा। ऑर्डर क्यों नहीं कह रहे, है ना, ऑर्डर क्यों नहीं कह रहे,
पार्शियली ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं, सब बातें आराम आराम से धीरे धीरे डिस्कस करूंगा जब मैं सब्जेक्ट में आऊंगा। अभी तो सिंपल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं तो मेरे से यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। आराम से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, पोसेट, ठीक है। तो पोसेट के अंदर क्या होता है भाई, दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है भाई, नॉन एम्प्टी सेट एस, जैसे ग्रुप में था एक नॉन एम्प्टी सेट जी और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और उसपे कुछ कुछ हमारी कंडीशंस लगी होती थी या प्रॉपर्टीज होती थी। तो यहाँ पे भी हम वो चीज कहेंगे, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एस है और एक रिलेशन आर है। रिलेशन आर हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होनी चाहिए। तो वही बात है भाई, अब नई बात है ही नहीं, आपको पता है कंडीशंस क्या होंगे इसके पार्शियल ऑर्डर की, वो आपको पता है क्या क्या होती है भाई, है ना, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रैट ऐसे याद रखते हैं हम लोग, है ना, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब प्लीज वही बात है भाई, यहाँ चीजें रिपीट नहीं करूंगा और ना ही मैं पोसेट, लैटिस, बूलियन अलजेब्रा ये सब जब पूरे टॉपिक में डिटेल में जाऊंगा वहां पे भी डिस्कस नहीं करूंगा। प्लीज अगर आपको जरा सा भी डाउट है, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, एंटीसिमेट्रिक क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है भाई, एक एक घंटे के मैंने वीडियो बना रखे हैं। प्लीज आप मेरे सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, मैंने वहां एक एक घंटे का वीडियो बनाया, 1 घंटे का रिफ्लेक्सिव पे, सिमेट्रिक पे, ट्रांजिटिव पे एंड सो ऑन, पूरी डिटेल अच्छे से दे रखी है। मैं इसलिए फिर वही बात है बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, टाइम पास होगा, टाइम वेस्ट होगा रादर मेरा भी और आपका भी। तो बेटर है आप वो प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद यहाँ पे आना। मैं हमेशा बता ही रहा हूँ सीरियस सेशन में चलना है आपको, रैंडमली टॉपिक्स उठाने नहीं है, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे फुलफिल होनी चाहिए, तब हम जो हमारी रिलेशन है उसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, हमारे पास एक सेट एस है और एक रिलेशन आर है, और रिलेशन आर 3 प्रॉपर्टी फुलफिल करती है, जैसे यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी फुलफिल करती है। कौन कौन सी भी, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हैं तो हमारी रिलेशन क्या बन जाती है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो घुमा फिरा करके आप ऐसे भी कह सकते थे, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है इस सेट पे। जैसे यहाँ बोलते थे एक नॉन एम्प्टी सेट जी है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है इस सेट जी पे, तो वही बात यहाँ है, एक नॉन एम्प्टी सेट एस है और एक रिलेशन आर है इस सेट एस पे। तो वही बात, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। देखो ग्रुप में हम बाइनरी ऑपरेशन कहते थे ना, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन क्या होता था, एक फंक्शन होता था जी क्रॉस जी से जी पे। अब वो फंक्शन की बजाय हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन ले ली है, बस और क्या है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, रिलेशन के फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही तो है, और क्या है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी छूट है, ये जो फंक्शन होता है आपको पता होगा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, ये थोड़ा सा लूज छोड़ देता है ना। और ये आपको सिंपली बस इतनी बात क्या क्या जा रहा है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, याद है ना आप लोगों को। एवरी, ये याद है कि नहीं, फंक्शन और रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखता है, रिलेशन थोड़ा सा लूज छोड़ देती है। फंक्शन क्या कहता है भाई, ये देखो, याद है ना आपको, ये सब चीजें प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी साथ साथ बार बार बोलो और बार बार लिखो। जैसे ये एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए से बी पे हमने कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करी और एक एलिमेंट पकड़ा, उसको 2 से लिंक कर दिया, तो ये चीज फंक्शन अलाउ नहीं करेगा, बट रिलेशन इस चीज को अलाउ कर देगी। तो रिलेशन थोड़ा सा लूज है, फंक्शन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बस और क्या है ना। तो बस खास बात क्या है, कुछ भाई कोई नई बात नहीं है, जो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है वही सब है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ओनली थिंग इज, जैसे यहाँ पे जी हमारा नॉन एम्प्टी सेट था, यहाँ पे एस हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, और जो आर हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमने बोल दी है, मतलब वही बात है, एक रिलेशन बोल दी, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास, बस और क्या है। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी डिटेल हम आराम से जब घुसेंगे टॉपिक्स में तब डिस्कस करेंगे, अभी तो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं इसको जबरदस्ती लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है जी। तो डेफिनेशन हो जाएगी। अब वही बात है, जैसे ग्रुप में मैंने आपको बताया था कोई शॉर्टकट नहीं होते हमारे पास, फटाफट से पता लगा लें ग्रुप है या नहीं, तो हमें को ये 4 प्रॉपर्टी देखनी पड़ जाती थी, है ना। और वही बात है, शॉर्टकट चाहिए थे आपको, तो फिर मैंने कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिए थे, है ना, जैसे Z प्लस इज ए ग्रुप एंड सो ऑन, वेल नोन ग्रुप है तो उससे कुछ रिलेट कर रहा होगा तो हम फटाफट से बोल जाते थे ठीक है जी ये भी ग्रुप आएगा एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे भी कोई शॉर्टकट नहीं है ना। अब रिलेशन है तो रिलेशन के लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बिना चेकिंग के आप कर नहीं सकते। तो ये बात है, अगर आप थोड़े शॉर्टकट अच्छे से चाहते हो तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ग्रुप थ्योरी में भी मैंने ऐसे किया था, डेफिनेशन दी थी, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिए थे एंड सो ऑन, बिल्कुल वैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो, अब लिंकिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मेन बात वही है, मैं हमेशा समझाता हूँ, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए लिंकिंग चाहिए, जितनी आपकी अच्छी लिंकिंग है उतना अच्छा आप काम कर सकते हो, अदरवाइज को फायदा नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत बकवास हो जाएगी आपके लिए ना, समझ नहीं आएगी। चलो ठीक है जी, हटाओ मैं चीज को, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। ओके, इंट्रोडक्शन टू पोसेट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास हेसे डायग्राम, HASSE, हेसे डायग्राम, ठीक है। हेसे डायग्राम एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है पोसेट्स की, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट्स। तो कैसे करते हैं वो सब हम लोग आगे देखेंगे, अभी हमें इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक अ ग्राफ होता है, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, जस्ट लाइक दैट। अभी तो मैं इतना डिटेल नहीं बोल सकता, आराम से बात करेंगे अच्छे से बाद में। अभी सिंपली आप रफली याद रखते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ अनडायरेक्टेड ग्राफ ओनली, ठीक है, और उसमें साइकिल नहीं आती है एंड सो ऑन, बाद में बात करेंगे। अभी छोड़ो साइकिल वाइकल को भी, मारो गोली, आ सकती है नहीं आ सकती, छोड़ो इन सब चीजों को, हमारे को अभी पूछने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे जब टॉपिक में जाएंगे, ठीक है।
तो वही बात है, मैं अलग तरीके से साइकिल कह रहा हूँ, शायद आप कुछ अलग ही तरीके से साइकिल समझ जाएंगे, तो अभी कंफ्यूजन लाते नहीं ना, चीजों को छोड़ो, मारो गोली, अभी इतना मत घुसो सब चीजों में, आराम से बाद में डिस्कस करना है, तो सिंपली हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है जी। अभी बस इतना लिख लेना, अनडायरेक्टेड ग्राफ टाइप होता है, दैट इज हेसे डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट ओनली, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टोसेट एंड वोसेट, टोसेट एंड वोसेट, ठीक है। टोसेट क्या होता है, टोटली ऑर्डर्ड सेट, और वोसेट होता है वेल ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, लिख देता हूं मैं। टोसेट क्या है भाई, टोटली ऑर्डर्ड सेट, और वो सेट क्या है भाई, वेल ऑर्डर्ड सेट। क्या होते हैं ये आराम से बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना घुसने की जरूरत नहीं है, अभी सिंपल में सिलेबस बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ टॉपिक हम लोग देखेंगे ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अच्छा, आपको लगेगा सर ये तो एल्गोरिथम का टॉपिक है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यहाँ कहां से घुसा दिया, तो मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ब्यूटीफुल कांसेप्ट्स हैं भाई, इसलिए मैं आपको बताता हूँ लिंकिंग, लिंकिंग इज मस्ट, तो यहाँ पे मैं बहुत चीजें लिंकिंग करा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नो डाउट ये एल्गोरिथम का टॉपिक है, बट यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्या लॉजिक है, सब कुछ मैं आपको आराम से डिटेल में बाद में क्लियर करूंगा, अभी मैं इतना नहीं बोल सकता आपके साथ, ठीक है। ओके, एल्गोरिथम्स में इसका थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है देखने का, यहाँ पे थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है और कुछ नहीं। एल्गोरिथम में हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे एंड सो ऑन, वो सब आराम से बाद में देखेंगे, अभी हमें इतना घुसने की जरूरत नहीं। बेसिक सी बातें यहाँ पे मैं आपके साथ करूंगा, मैथमेटिक्स से क्या लिंकिंग है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, मतलब ये मान के चलना जबरदस्ती का एल्गोरिथम का टॉपिक नहीं घुसाया, यहाँ पे है ये टॉपिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम लोग, एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट, ओके, एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट, ओके। तो ये मैं 4 टाइप्स के आपको दिखाऊंगा। द वेरी फर्स्ट विल बी मैक्सिमल एंड मिनिमल, मैक्सिमल एंड मिनिमल, ये मिनिमम नहीं है, मिनिमल है, प्लीज ध्यान रखना, मैक्सिमल, ये एक्स एन सारे भैया एक जैसे लगते हैं मेरे, मैक्सिमल, ठीक है, मैक्सिमल एंड मिनिमल, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, ओके। नेक्स्ट होगा भाई अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, और लास्ट होगा जी लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड आप लोग एल्गोरिथम में पढ़ते हैं ना, वो सारा का सारा कंसेप्ट भाई यहीं से निकल के आया, पोसेट लैटिस बूलियन अलजेब्रा, इस चैप्टर से ही निकल के आया हुआ, ठीक है। अपर बाउंड एग्जैक्टली हम बोलते हैं ना कि ऑर्डर हमारे को अपर बाउंड दे रहा है, ओमेगा हमारे को लोअर बाउंड दे रहा है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में आपने पढ़ा होगा, तो एग्जैक्टली अपर बाउंड होता क्या है, एग्जैक्टली लोअर बाउंड होता क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, यही मैं बताता हूँ। बेसिक्स अगर आपके बहुत स्ट्रांग है ना तो बहुत मजा आएगा आपको पूरी कंप्यूटर साइंस पढ़ने में, नहीं तो आप लोग फंसे रहोगे, पता लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हैंड्स ऑन। लेकिन आपके बेसिक्स एकदम पक्के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं तो बहुत मजा आएगा और बहुत डीप में और बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाओगे, नहीं तो वही बात है आप लोग फंसोगे। तो यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर करूंगा, इसलिए देख लो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर मैंने अभी शुरू नहीं करवाया है, क्योंकि पहले ये तो खत्म करूं, बेसिक कांसेप्ट्स तो पढ़ाऊं, उसके बाद तो डिटेल में जाऊंगा, और वहां आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं बता के भागूंगा अपर बाउंड, अच्छा ठीक है, आपको एकदम नहीं हो जाएगा, अच्छा जी ठीक है जी, तो हमने पोसेट लैटिस वगैरह में पढ़ा हुआ था अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड में बताऊंगा तो आपको एक झटके में समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं आएगी। मेन बात क्या है कि जो बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है वो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल कभी नहीं आएंगी, क्योंकि आपके बेसिक्स रॉक सॉलिड होंगे, ठीक है। प्लीज बार बार समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए ना आए इट हार्डली मैटर्स टू मी, कभी भी कोई चीज पढ़ते हो ना रिजल्ट ओरिएंटेड मत पढ़ना भाई। काफी टीचर्स बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होती है भाई, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, ऐसा करो वैसा करो, बकवास है भाई। अगर आप सिंपल बात करूं, आपने गीता में पढ़ा होगा, फल की इच्छा रख के अगर आप कोई काम करेंगे तो वो आपको जिंदगी भर सफल नहीं करते भाई, है ना, कर्म करता चल फल की इच्छा मत कर, ये आप पढ़ते हैं ना गीता में, बहुत बड़ा मतलब बेसिक सा बात है, आपको पता होगी, है ना। तो एग्जैक्टली इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, बोल तो सब देते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को ये सब चीजें सिखा सकूं। इंटरेस्ट मेन चीज है, इंटरेस्ट अपने अंदर पैदा करो चीजों को लेकर के, उसके बाद देखना आप क्यों नहीं काम करोगे, सारा काम करोगे, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बार बार समझाता हूं, बाय प्रोडक्ट्स रह जाएंगे आपकी सक्सेस में, सब सिंपली बाय प्रोडक्ट्स होंगे, है ना। आपका पढ़ने में मन लगना शुरू हो गया, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो चीजों को बहुत अच्छे से आप देखोगे। देखो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मैं आपको अपना एग्जांपल से समझाता हूं। देखो 2009 में मैंने सबसे पहले टीच करना स्टार्ट किया था और मैंने सी लैंग्वेज पढ़ाई थी सबसे पहले।
और मैंने काफी सारे बैचेस निकाले थे। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं टीयर 3 कॉलेज से पास आउट हूँ, 2010 में पास आउट हुआ था। मैंने 3rd ईयर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। थोड़ी थोड़ी मुझे सी लैंग्वेज आती थी, इसलिए मैं शुरू हो गया था पढ़ाना हैंड्स ऑन। किसी लोकल इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था, यहीं रोहतक में ही। तो धीरे धीरे करके मतलब जैसे मैंने समझा, चीजों को किया, थोड़ा सा टीच कर करके मेरे को चीजें समझ में आने लगी, नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी थी। लगभग 2 साल में पढ़ा चुका था ना, 2011 तक मैंने पढ़ाया ऐसे ही, बस लेटर सी वाली बुक मैंने पढ़ रखी थी, उसी से मैं प्रोग्राम्स करा देता था, उसी से क्वेश्चंस करा देता था एंड सॉन। मेरा फोकस मेन प्रोग्रामिंग पे था ना, तो मैं प्रोग्राम्स बनाने बच्चों को सिखाता रहता था। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करी, यूजीसी नेट की एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करी, तो उसमें ना क्वेश्चंस बड़े अलग अलग से दिख रहे थे, पॉइंटर्स के बड़े अजीब अजीब से भयानक भयानक से क्वेश्चन, जैसे गेट में आते हैं ऐसे नेट में भी आते हैं। तो वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे। मुझे लगा कि यार मैं तो 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और सी लैंग्वेज इतनी बेसिक है, फिर भी मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। तो मैंने गूगल सर्च किया, सब कुछ देखा, तो मेरे को एक किताब के बारे में पता लगा, एक्सप्लोरिंग सी भी एक बुक है जिसमें बहुत अच्छे और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस गिवन है। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत मोटी बुक है वो और उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में उसको खत्म कर दिया था। रात दिन पढ़ाई करी थी और उसका एक एक अक्षर मेरे अभी तक दिमाग में छपा हुआ है। कारण पता है क्या है? इंटरेस्ट। मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे नहीं आती। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने इतने बैच पढ़ा लिए सी लैंग्वेज के, लेकिन ये चीजें मुझे नहीं आती। ऐसी क्या चीजें है सी लैंग्वेज में, देखूं तो बैठा देखने के लिए तो इतना इंटरेस्ट क्या बताऊं। तो अब देखो, अगर मैं इसी चीज को शुरू में देखता 2 साल पहले, जब मैंने टीच करना शुरू नहीं किया था, 2009 के आसपास देखता, कहता ठीक है जी, कंसेप्ट है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ये हो जाएंगे, ये है वो है, मैं टाइम भी लगाता और शायद भूल भी जाता, लेकिन मैं आज तक उसका एक एक अक्षर नहीं भूला हूं। सब चीजें मेरे माइंड में फिट है। कारण यही है कि मेरे को एक धक्का लगा था, बहुत बड़ा एक पुश मिला था। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी आपको एक आधा पुश जरूर मिलना चाहिए। बैठो एक बार प्लेसमेंट में, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, जॉब करो जाके सर्विस कंपनी में 1-2 महीने बिताओ, फिर तो पता लगेगा कि अच्छा जी, इतनी गंदी लाइफ है वहां पे और इतना कम पैसा मिल रहा है, पता नहीं हम क्या करेंगे लाइफ में। थोड़ा सा डर पैदा हो करो। अगर आप नहीं जाना चाहते सर्विस कंपनी में, आप बहुत शुरू से ही अपने करियर ओरिएंटेड है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट एक मन में डर होना चाहिए कि मेरे को करना है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी आपके अंदर, आप कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, किताबें खोल के बैठ जाओगे, मेरे वीडियोस देखने बैठ जाओगे, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, आप लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं एंड सॉन। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपको कोई धक्का लगा हुआ है, आपके मन में कोई डर है, तो आप वीडियोस को भी बहुत अच्छे से देखेंगे और बुक खोल के बैठेंगे क्यूरियोसिटी के साथ, तो बहुत जल्दी उसको ग्रैस्प करेंगे और बहुत इजीली उस चीजों कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और बुक को खत्म भी करेंगे। नहीं तो वही बात लेके बैठ रहोगे, पता नहीं क्या है एंड सॉन। तो इसलिए क्यूरियोसिटी लानी बहुत जरूरी है, नॉलेज की भूख होनी बहुत जरूरी है। भूख रखो अपने अंदर नॉलेज की, ठीक है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ये चीजें हैं, यहां से ये सब चीजें जो मैं आपको बताऊंगा ना, इंटरेस्ट डेवलप होगा, अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है एग्जैक्टली। फिर जब मैं एल्गोरिथम में जाके लिंकिंग करूंगा तो बहुत मजा आएगा आपको। अब वही बात है, पता नहीं आज मेरे माइंड को हुआ क्या पड़ा है, मैं बार बार ऐसे ही मतलब जनरल टॉक्स का साथ करता चला जा रहा हूं। मेरे को एक बात और याद आ रही है, मैंने स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बताया कि लिंकिंग डॉट्स होता है, लिंकिंग करते हैं हम लोग चीजों की ना, जैसे तो लिंकिंग ऑफ द डॉट्स हमेशा बैकवर्ड होती है, फॉरवर्ड थोड़ी चलेगी। ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर में जाके नहीं देख सकते ना। आपने आज कुछ काम किया है, 5 साल के बाद आप उस काम को रियलाइज करेंगे, अच्छा मैंने ये काम किया था तो मेरे को इतना बड़ा इससे रिवॉर्ड मिला एंड सो ऑन, है ना। जैसे आपने अगर IIT JEE की तैयारी करी थी, आपने कोचिंग ली थी, बहुत कुछ सीखा था, मैथमेटिक्स आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो गेट एग्जाम इज जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू, है ना। बाय चांस आप रह गए, आप किसी और मतलब कॉलेज में जाना, IIT में जाना चाहते थे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत मेहनत करी थी, बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत घिसाया था आपने अपने आप को, पेन बहुत घिसाया था, तो माइंड आपका एक तो शार्प रहेगा, आपको चीजें बहुत जल्दी समझ आएंगे कि आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ाई पहले कर रखी है ना। और साथ साथ आप क्योंकि मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी तो गेट एग्जाम में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, आप टीयर 3 कॉलेज में हैं, प्लेसमेंट्स आपने ली नहीं या हुई नहीं, जो भी आपके काम था, मतलब एज ए बैकअप आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम, है ना। इम्पॉसिबल तो नहीं है बट मुश्किल हो जाता है काम, मेहनत आपको बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो बात बनेगी नहीं ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो वही बात है, लिंकिंग द डॉट्स। तो अगर आप अब तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ 4-5 साल 3 साल पहले अपनी IIT JEE की तैयारी करी थी, तो आपके माइंड में चीजें हैं ना, तो आपको लगेगा आप गेट की तैयारी करते हैं कि अच्छा ये तो इतना आसान है ना, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ था। तो वही बात है, लिंकिंग ऑफ द डॉट्स बैकवर्ड चलते हैं, फॉरवर्ड नहीं चलते हैं,
है ना। तो आज जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको 4-5 साल के बाद जरूर नजर आएगा, जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होगे, कहीं प्लेस्ड हो जाओगे या कुछ भी काम कर रहे होगे। मतलब मेहनत खराब नहीं जाती, प्लीज ध्यान रखना, है ना, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, क्योंकि बहुत फायदा मिलता है। पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, ये मत मान के चलना बकवास है ये सब एंड सो ऑन, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से करना है। तो मत मान के चलना क्वेश्चन आएगा तो ही करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे मत सोचो, ठीक है, इस तरह से मत सोचो। करना है, कंसेप्ट्स हैं, मेरे को ग्रेस्प करना है और इसका फायदा आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। चलो ओके ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई, सेमी लैटिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी लैटिस। ओके, सेमी लैटिस दो टाइप का होगा, एक होगा जी मीट सेमी लैटिस, मीट सेमी लैटिस, और दूसरा होगा जॉइन सेमी लैटिस, जॉइन सेमी लैटिस। ये दिखाऊंगा मैं आपको आराम से, अभी इतना बोलने की फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा, अभी समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना एक्चुअल टॉपिक दैट इज लैटिस, ठीक है। लैटिस की इंट्रोडक्शन सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस, प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जी सब लैटिस का टॉपिक, ठीक है, सब लैटिस। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये टाइप्स ऑफ लैटिस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लैटिस। मैं रफली लिख रहा हूँ भाई, प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये क्या लिखे मैंने, लैटिस, ये क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस, फिर क्या है जी सब लैटिस, फिर क्या है जी टाइप्स ऑफ लैटिस। टाइप्स ऑफ लैटिस हम 4 टाइप्स के देखेंगे। फर्स्ट होगा हमारा बाउंडेड लैटिस, ओके, फर्स्ट विल बी बाउंडेड लैटिस, प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, बाउंडेड लैटिस, ओके। नेक्स्ट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, ओके, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अच्छा, नेक्स्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, और लास्ट होगा हमारा कंप्लीट लैटिस, कंप्लीट लैटिस, ओके। जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है भाई, मैं देख लेता हूँ एक बार, विजिबल है ना, हाँ ठीक है विजिबल है। मैं बोल देता हूँ भाई, शायद मैंने रफली लिखा है बाउंडेड लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस और कंप्लीट लैटिस, ठीक है, ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा 10th टॉपिक। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक, जगह कम है मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट टॉपिक विल बी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी बूलियन अलजेब्रा, ओके, बूलियन अलजेब्रा। ये आपको लगेगा कि सर ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है ना, आपने डिजिटल में पढ़ा है, जो सब एंड गेट और गेट सब बूलियन अलजेब्रा से निकलते हैं ना, तो सारा कुछ सब कुछ यहीं से निकल के आया है, ठीक है, पोस्टेट लैटिस इन सब से ही निकल के आया हुआ। मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा सब लोगों को, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, पूरी की पूरी सेट थ्योरी बूलियन अलजेब्रा है, पूरा का पूरा लॉजिक इटसेल्फ, पूरा लॉजिक इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम बूलियन अलजेब्रा ओनली, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा सबसे बेसिक सी चीज है, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल इस चैप्टर में दिखाऊंगा, और बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। लास्ट में देखना हमारी मजबूरी, आपको लगेगा कि बेसिक टॉपिक है तो शुरू में क्यों नहीं बता रहे भाई, क्योंकि इसके लिए फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस ये सब आना चाहिए, उसके बाद फिर हम बूलियन अलजेब्रा की बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन टू पोस्टेट स्टार्ट कर लेंगे। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से डेफिनेशन की पोस्टेट एग्जैक्टली क्या होते हैं और इसके क्या स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। टफ नहीं लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा भाई, अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब रिलेशंस आपको अच्छे से समझ में आती हैं ना, टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको अच्छे से समझ में आती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी और बहुत एक इजीली एक झटके में आप इन सब चीजों को पकड़ जाएंगे। द ओनली थिंग इज, देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा शायद आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक लग सकता है वो है भाई ये एक्सट्रीमल एलिमेंट्स, है ना, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत जल्दी और बहुत इजीली काम को करेंगे, क्योंकि यहीं से ही एक्सट्रीमल एलिमेंट्स के टॉपिक से ही हमारा एक्चुअल यू कैन से ये पोस्टेट वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, और यहीं से ही फिर आगे डेफिनेशंस निकल के आएंगे, सेमी लैटिस क्या होता है, ये मेन है ना, इसको तारे बना लेना भाई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद तो बस इन्हीं से ही फिर आगे डेफिनेशन निकलेगी, सेमी लैटिस की एंड सो ऑन, वो सब चीजें वहीं से निकलेंगे। तो ये है भाई मेन, इसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और सब्जेक्ट हमारा मतलब ये जो चैप्टर है इस पे पूरी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। चलिए ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।